कथा क्रमांक 11। एक केतली गर्म पानी। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा बड़े बूढ़ों से भी सुनता आ रहा हूँ और पुस्तकों में भी पढ़ी है। कहते हैं यह दिन का सबसे बढ़िया समय होता है जिसे हम सोते सोते व्यर्थ ही गंवा देते हैं। यह हमारी अल्प निद्रा का समय है। इस समय कोई भी गहरी नींद में नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आए स्वप्न सच्चे होते हैं। जो भी हो, पर आज मैंने इस ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा कि मेरा बचपन लौट आया है। मुझ में वही बचपना आ गया है जो 50 वर्ष पूर्व था। यद्यपि आज मैं 55 वर्ष का हूँ, बहुत दुनिया देख चुका हूँ, पर बचपन का जो दृश्य आज स्वप्न में देखा वह बड़ा ही विचित्र है। मैंने देखा कि मैं अपने ग्रामीण घर में हूँ। मेरी माँ है, पिता है, भाई हैं, बहन है और वही ग्रामीण परिवेश है जो मेरे बचपन में था। अब तो ठोकरें खा खाकर बहुत कुछ शांत हो गया हूँ, पर बचपन में बहुत ही तेज तर्रार और क्रोधी प्रकृति का था। लोग तो आज भी कहते हैं कि मैं आज भी वैसा ही हूँ, पर अभी तो बात बचपन की चल रही है। मैं उस समय अपनी हट के लिए, ज़िद के लिए बहुत कुछ बदनाम हो चुका था। मेरी इमेज एक ज़िद्दी बालक की बन चुकी थी और सारा ही परिवेश मेरे इस स्वभाव को बदलने के लिए कृत संकल्प था। मेरी हर बात को ज़िद मान लिया जाता था और सभी उसके विरुद्ध मोर्चा जमा लेते थे। मैं यह नहीं मानता कि वे सब मुझे प्यार नहीं करते थे, चाहते नहीं थे। चाहते थे, पर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी कि यदि मेरा यह स्वभाव नहीं बदला तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अतः सबने एक ही लक्ष्य बना लिया था कि जैसे भी हो मुझे सुधारना है और सभी लोग मिलजुल कर इस महायज्ञ में प्राणपण से जुट गए थे। प्रातःकाल का समय था। लगभग 8-9 बज चुके होंगे। सर्दियाँ आरंभ हो चुकी थी और सभी लोग गरम गरम पानी से नहाने लगे थे। सभी लोग नहा चुके थे और मैं भी नहाने के लिए एक केतली गर्म पानी चाहता था, पर किसी का ध्यान इस ओर ना था। मैंने 2-4 बार अपनी मांग दोहराई, पर सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, क्योंकि सब काम वाले थे ना। जब धीमी आवाज़ से काम ना चला तो मेरे स्वर में तेजी आ गई और मेरी जायज़ मांग ज़िद समझ ली गई और सभी का सुधार अभियान आरंभ हो गया। यद्यपि यह बात सत्य हो सकती है कि मैं उस समय नासमझ था, पर उतना नहीं जितना कि लोग समझते थे। अपनी समझ से तो मैं काफ़ी समझदार हो गया था, पर लोग माने तब ना। मेरी एक मजबूरी थी कि मेरी मंद आवाज़ कोई सुनता ना था और तेज आवाज़ को ज़िद समझ लिया जाता था। बस फिर क्या था, सभी का सुधार अभियान आरंभ हो जाता। अब यह बात एक दिन की ना रह गई थी। लगभग रोज़ ही यह सब होने लगा था। हमारे परिवार के लिए इसने एक समस्या का रूप ले लिया था कुछ नहीं, पर हाँ, तो मुझे नहाने के लिए मात्र एक केतली गर्म पानी चाहिए था, जो कि सबको प्राप्त हो चुका था, पर मुझे नहीं मिल पा रहा था। उपदेश, आदेश, धमकियाँ तो बराबर मिल रही थीं, पर पानी नहीं, क्योंकि सभी की दृष्टि में मुझे पानी की नहीं, सुधारने की आवश्यकता थी। सभी के पास मुझे उपदेश देने के लिए पर्याप्त समय था, पर पानी देने के लिए नहीं, क्योंकि सभी को अपने अपने काम करने थे। सभी काम वाले थे ना। हार कर मैंने स्वयं पानी गर्म करने की ठानी। यद्यपि मैं 5 वर्ष का ही था, पर यह बात नहीं कि मैं पानी गर्म नहीं कर सकता था। कर सकता था, अवश्य कर सकता था, पर किसी का थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता तो। पर वहाँ तो असहयोग का ही नहीं, विरोध का वातावरण बन रहा था। अब मुझे सचमुच ही ज़िद सवार होने लगी थी। मुझे भी लगा
कि मैं जिद कर रहा हूँ। अब मैंने एकला चल के मुद्रा बना ली थी, अतः बिना किसी के सहयोग के ही घड़े से केतली में पानी डालने लगा तो सारा घड़ा ही औंधा हो गया। घड़ा फूट भी सकता था, पर गनीमत रही कि फूटा नहीं। फिर भी चारों ओर से चिल्लाहट आरंभ हो गई, कोहराम मच गया। मैं विजयी मुद्रा में खड़ा हो गया। यद्यपि मैं कुछ भी बोल नहीं रहा था, पर अपनी मौन मुद्रा से ही कह रहा था कि देख लो अपने असहयोग का परिणाम। थोड़ी बहुत समझ हो तो अब भी समझ जाओ, अन्यथा और भी खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पर वहाँ कौन समझता मेरी चेतावनी को, क्योंकि सब बड़े हो गए थे ना, अपने को समझदार समझने लगे थे ना। ना समझ तो अकेला मैं ही था, जिसे सही रास्ते पर लाना सबका सबसे बड़ा धर्म बन गया था। एक ओर से आवाज आई, दे दो ना एक केतली गर्म पानी उसे। लगता है किसी को या तो मुझ पर दया आ गई थी, या फिर वह अधिक नुकसान की आशंका से आतंकित हो गया था। पर सभी ने एक स्वर से उसकी बात का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रकार जिद पूरी करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मुझे सचमुच एक केतली गर्म पानी की आवश्यकता है, यह सत्य किसी भी समझदार की समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वे सब बहुत अधिक समझदार हो गए थे ना। अब मैं अभिमन्यु की भांति अकेला ही युद्ध के मैदान में था। एक ओर मैं अकेला और दूसरी ओर सातों महारथियों के समान मुझे घेरे हुए पूरा परिवार। यद्यपि सभी को अपने अपने बहुत जरूरी काम थे, जिनकी वजह से मुझे कोई एक केतली पानी नहीं दे पाया था, पर अब तो आपातकाल आ गया था, अतः सभी काम स्थगित होने ही थे, सो हो गए। अब तो सबको एकमात्र काम मेरे इस आतंकवाद से निपटने का ही था, क्योंकि इससे अब संपूर्ण परिवार संकट में पड़ गया था। मुझ जैसे हिटलर के रहते हुए घर में सुख शांति कैसे रह सकती थी? कुछ भी हो, पर मुझ पर तो उन्हें काबू पाना ही था। बीच में निहत्ता मैं और चारों ओर पूरा परिवार। इस प्रकार मोर्चा जम रहा था। एक अभिमन्यु से सारे साम्राज्य को खतरा खड़ा हो गया था, अतः अब कोई न्याय अन्याय का प्रश्न नहीं रह गया था। जैसे भी हो, खतरा तो टालना ही था। यद्यपि यह खतरा एक केतली गर्म पानी से टल सकता था, पर इसमें सारे परिवार की इज्जत का सवाल था। सारे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। मात्र बात इतनी नहीं थी, इससे बच्चे के बिगड़ जाने की भी पूरी पूरी संभावना थी। बच्चे के नहीं रहने से परिवार का क्या बिगड़ता है, पर बिगड़े बच्चे से तो। कुछ समय तक युद्ध विराम की स्थिति रही, क्योंकि दोनों ही ओर यह गंभीर मंथन चल रहा था कि स्थिति नाजुक है, इसमें क्या किया जा सकता है। शक्तिशाली महारथियों से घिरा मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परिस्थिति की गंभीरता मेरी समझ में आ रही थी, पर मैं भी। जब तक मुझ में थोड़ी बहुत भी समझ शेष रही, तब तक मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि मैं किसी पर आक्रमण करने की स्थिति में तो था नहीं। पानी का सवाल भी समाप्त ही हो गया था। समझौता वार्ता की संभावना भी क्षीण ही थी, क्योंकि कोई मध्यस्थ रहा ही नहीं था। इज्जत के साथ आत्मसमर्पण कराने वाला कोई जयप्रकाश भी दिखाई नहीं दे रहा था। समझदारों की ओर से समझदारी की आशा करना तो रेत में से तेल निकालने जैसा था। सो मैंने सोचा, जब मरना ही है तो वीरता से ही क्यों न मरा जाए। मेरी पकड़ में कुछ और तो था नहीं, तो मैंने आक्रोश व्यक्त करने के लिए औंधे पड़े खाली घड़े पर ही आक्रमण कर दिया, और सभी महारथी एकदम मुझ पर टूट पड़े। फिर क्या हुआ यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि इतने में मेरी आँख खुल गई
जब मैंने घड़ी देखी तो उसमें प्रातः के 4 बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त था। इस विचित्र स्वप्न ने मेरे मन को मथ डाला। यद्यपि मैं जाग रहा था, पर मेरी स्थिति स्वप्न जैसी ही हो रही थी, क्योंकि मैं अपने को उसके प्रभाव से मुक्त नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे स्वप्न सत्य होते हैं, पर इस स्वप्न में क्या सच्चाई हो सकती है? सोचते सोचते मैं स्वप्न की गहराई में उतरने लगा। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं जाग रहा हूँ या स्वप्न ही देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं जाग रहा था या सो रहा था, सोच रहा था या स्वप्न देख रहा था। जो कुछ भी हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? पर जो मैं जान रहा था वह यह है कि स्वप्न के सत्य होने का अर्थ मात्र किसी घटना के सत्य होने से नहीं होता, अपितु इसमें किसी सत्य का उद्घाटन भी हो सकता है। उसमें हमें कोई मार्गदर्शन भी हो सकता है। पर जब हम उसके संकेतों को समझें, तभी उसकी सत्यता की प्रतीति हो सकती है। क्या इस स्वप्न में इस परम सत्य का उद्घाटन नहीं हो रहा है कि हम नासमझों को सुधारने के बहाने कितनी नासमझी कर रहे हैं? क्या किसी की आवश्यकताओं की मांग को जिद कहा जा सकता है? क्या किसी की धीमी आवाज़ को सुनने की हमारी क्षमता समाप्त हो गई है? यदि वह अपनी उचित मांग को ऊंची आवाज़ में प्रस्तुत करता है, तो क्या उसे विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है? यदि कोई अपना काम स्वयं कर लेना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, तो क्या उसे सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है? क्या भूखी नंगी गूंगी जनता की आवाज़ सुनने की हमारी क्षमता समाप्त हो गई है? क्या हम उसकी धीमी पुकार सुनने में सर्वथा असमर्थ हो गए हैं? क्या हम उसकी पुकार को विद्रोह की संख्या को प्रदान नहीं कर रहे हैं? आवश्यकता उसकी जायज़ मांगों को पूरी करने की है या उसे विद्रोह कहकर दबाने की है? क्या इसी तरह का व्यवहार हम अपने बच्चों के साथ भी तो नहीं कर रहे हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। क्या परिवार और देश दोनों की स्थिति का सम्यक निर्देश देने वाली इस स्वप्न की सत्यता से इनकार किया जा सकता है?